हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जिस तरह से क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को जिंदगी भर नहीं भूल सकते और इनमें से एक से दो क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। देखिए, हमें यहाँ 4 नेशनल पार्क दिए गए हैं जिन्हें कि हमें नॉर्थ से लेके और साउथ की ओर, और इस क्वेश्चन को समझने का सबसे बेहतर तरीका है मैप। तो मैप के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं हम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा नेशनल पार्क है इंद्रावती। अब इंद्रावती नेशनल पार्क अगर हम मैप में देखते हैं तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इंद्रावती नेशनल पार्क जो है हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क। और नागरहोल नेशनल पार्क जो है, और ये हमारा स्थित है कर्नाटका के अंदर। तो नागरहोल नेशनल पार्क हमारा कर्नाटका के अंदर है और कर्नाटका में नागरहोल के साथ साथ एक नेशनल पार्क और है और वो है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, तीसरा नेशनल पार्क है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को अगर हम मैप में देखें तो ये कहां पर है, तो ये है हमारा उत्तराखंड के अंदर। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। देखिए, नेशनल पार्क से रिलेटेड कई बार एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था। तो भारत का पहला नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में स्थापित किया गया था। और हेली नेशनल पार्क का नाम ही बदलकर बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। तो इसलिए यहाँ से भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ साथ ही नैनी लेक भी है। नैनी लेक याद रखिएगा, नैनी लेक भी है और ये भी उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अंदर ही है। आइए अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा माधव नेशनल पार्क। और माधव नेशनल पार्क है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक नेशनल पार्क है, कुल 9 नेशनल पार्क। इंडिया के सबसे अधिक नेशनल पार्क एमपी या मध्य प्रदेश के अंदर है। तो आप याद रखिएगा, सबसे अधिक नेशनल पार्क हमारे इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर है। साथ ही अंडमान निकोबार में भी 9 ही नेशनल पार्क हैं। तो अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश दोनों इक्वल है नेशनल पार्कों के मामले में। तो हमारा यहाँ पर आंसर बन जाता है, देखिए सबसे पहले सबसे उत्तर में है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे उत्तर में है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो सबसे पहले ये आएगा ऑप्शन 3। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 3 सबसे पहले ये है ऑप्शन 3। उसके बाद आता है हमारा माधव नेशनल पार्क। तो माधव नेशनल पार्क कहाँ है, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 उसके बाद ये आता है, देखिए ऑप्शन 4। और इसी तरह से आता है हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क, ये आता है ऑप्शन नंबर 1 पे। तो यहाँ पर आएगा इंद्रावती नेशनल पार्क और बाद में आता है हमारा नागरहोल नेशनल पार्क। तो ऑप्शन हमारा बन जाता है 3, 4, 1, 2, ये हमारा आंसर बन जाता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछ रहा है कि सबसे पहले ये किसने कहा था कि सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है और इसी कारण से दिन और रात होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी वेस्ट से और ईस्ट की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस तरह से पृथ्वी घूमती है और इसी कारण से सूर्य हमें पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही सूर्य उदय और अस्त होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ब्रह्मगुप्त। तो इन्होंने क्या किया था, तो ब्रह्मगुप्त ने हमें 0 दिया था, 0 जो है 0 दिया था ब्रह्मगुप्त ने। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, भास्कर। तो भास्कर कौन थे, तो भास्कर एक मैथमेटिशियन थे, यानी गणितज्ञ थे। देखिए, अब यदि अपने फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, बरहामीर। तो इन्होंने बृहद संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी थी, बृहद संहिता। अब यदि मैं आपको इमेज के माध्यम से वो बुक दिखाना चाहूं तो देखिए, ये बृहद संहिता है, ये बृहद संहिता की पांडुलिपि है। और बृहद संहिता को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ संस्कृत कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ संस्कृत बृहद संहिता कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि संस्कृत की पहली व्याकरण किसने लिखी थी और वह कौन सी थी। तो अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत की पहली व्याकरण थी और इसे लिखा था पाणिनि ने। इसी प्रकार से अष्टाध्यायी के आधार पर ही पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य लिखा गया था पतंजलि ने, और जो कि अष्टाध्यायी के आधार पर ही लिखा गया था। एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि तमिल की पहली व्याकरण कौन सी थी। तमिल की पहली व्याकरण थी तोलकपियम, और जिसे लिखा गया था तोलकपियार के द्वारा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी झील उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के फलस्वरूप बनी थी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोनार झील। देखिए, लोनार झील कहां पर है, तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है और यह एक खारे पानी की झील है। और प्राचीन समय से ही इस झील से नमक निकालने का कार्य होता था। अकबर के समय में भी यहाँ पर एक नमक का कारखाना हुआ करता था। तो देखिए, लोनार झील से मिलती जुलती एक झील और है लोकटक झील। तो देखिए,
लोकटक झील और लोनार झील में आप कंफ्यूज मत होइएगा। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है और लोकटक झील जो है मणिपुर के अंदर है। देखिए मणिपुर में लोकटक झील के साथ साथ एक नेशनल पार्क और है और उसका नाम है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है या फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है, तो मणिपुर के अंदर है और उसका नाम है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। देखिए अब अपने फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, सांभर झील। तो देखिए सांभर झील जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर है और ये खारे पानी की झील है। याद रखिए इससे नमक उत्पादन होता है और जयपुर के पास में ये झील स्थित है और भारत का 8% नमक इसी झील से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, वुलर झील। देखिए वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। देखिए याद रखिएगा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। लास्ट ऑप्शन है हमारा नैनी झील। देखिए नैनी झील जो है ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उत्तराखंड के अंदर नैनी झील है और उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अंदर ही नैनी झील है। अब उत्तराखंड के नैनीताल जिले में और क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क था और ये भी उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अंदर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें पूछ रहा है कि पल्लव शासन के समय में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह शहर कौन सा था। अब सबसे पहले हम पल्लव साम्राज्य की सीमाएं देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो देखिए ये पल्लव साम्राज्य की सीमाएं थी। ये जो पिंक इलाका आपको दिख रहा है ये पल्लव साम्राज्य की सीमाएं थी। अब पल्लव वंश की जो राजधानी थी, पल्लव वंश की राजधानी थी कांची, ठीक है। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु को किस नाम से और जाना जाता है, तो इसका नाम था अवनी सिंह। अवनी सिंह के नाम से सिंह विष्णु को जाना जाता था। सिंह विष्णु का जो उत्तराधिकारी था या उसका जो पुत्र था उसका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मतविलास प्रहसन की रचना की थी महेंद्र वर्मन ने। और इसी के साथ महेंद्र वर्मन ने महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। महेंद्र वर्मन जो है चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या करवाया था, इसने सप्त पैगोडा का निर्माण करवाया था और जिसे कि रथ के नाम से जाना जाता है। और ये 7 रथों का इन्हें निर्माण करवाया था और 7 रथ थे पांडवों को समर्पित, 5 पांडवों के, 1 कुंती के लिए और 1 द्रौपदी के लिए। तो 7 रथ हैं जो समर्पित है 5 पांडवों को। अब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बैठता है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जो है प्रसिद्ध बंदरगाह था पल्लव वंश का, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप। आइए नेक्स्ट चलते हैं एंड नेक्स्ट वन इज, गैसोहोल किसका मिश्रण है। देखिए गैसोहोल क्या है, गैसोहोल एक फ्यूल है, ईंधन है जिसका उपयोग कार वगैरह के अंदर हम करते हैं। अब गैसोहोल जो है वो गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। गैसोलीन और एथेनॉल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए गैसोहोल का निर्माण कैसे होता है, तो गैसोहोल का निर्माण होता है गैसोलीन से और एथेनॉल से। इसमें 1 भाग गैसोलीन को लिया जाता है और 9 भाग इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है और इससे बनता है गैसोहोल, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से गैसोहोल का निर्माण होता है। अब एथेनॉल जो है ये किस काम आता है, तो एथेनॉल का एक तो रासायनिक फॉर्मूला होता है C2H5OH और ये क्या है, ये एक एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक है। और जिसे कि हम शराब कहते हैं, शराब या एल्कोहल फर्मेंटेशन की रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है जो कि सूक्ष्म जीवों की मदद से ये बनाया जाता है। देखिए कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, तो उसके अंदर मिला दिया जाता है मेथेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। तो लैब वगैरह में एथेनॉल का जब यूज होता है तो उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके अंदर मेथेनॉल मिला दिया जाता है। और मेथेनॉल जो है एक जहरीला पदार्थ होता है, इसको पीने से आदमी अंधा हो जाता है, साथ ज्यादा पीने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो थोड़ी मात्रा में एथेनॉल के अंदर मेथेनॉल को मिला दिया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका है मैप। तो सबसे पहले हमें भारत का जनसंख्या घनत्व देखना होगा। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 382 लोग रहते हैं। अब यदि हम स्टेट्स की बात करते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर कितना जनसंख्या घनत्व है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिए 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर बिहार के अंदर। तो सबसे नंबर 1 पर है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। और सेकंड नंबर पर कौन सा स्टेट है, तो यदि हम देखें सेकंड नंबर पर हमारा पश्चिम बंगाल है। सेकंड नंबर पर हमारा पश्चिम बंगाल है। इसी तरह से यदि हम थर्ड नंबर पर देखते हैं, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो तीसरे नंबर पर हमारा आता है देखिए केरल। केरल देखिए हमारा तीसरे नंबर पर है
देखिए अब यदि केरल की बात करते हैं तो केरल जो है एजुकेशन के मामले में और सेक्स रेशियो के मामले में फर्स्ट नंबर पर आता है। अब देखिए यदि सबसे कम सेक्स रेशियो की बात करें तो हरियाणा के अंदर सबसे कम सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात है। देखिए अब यदि हम बात करते हैं कि सबसे कम लिंग अनुपात किस स्टेट के अंदर है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे कम लिंग अनुपात है 17। यहाँ पर 17 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 17 व्यक्ति रहते हैं। अब यदि इसी तरह से हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सबसे पहले जनगणना हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, देखिए इसमें बोल रहा है कि खाना बनाते समय बर्तन का तल यदि बाहर से काला हो रहा है तो इसका क्या अर्थ है? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए ईंधन का अर्थ होता है कार्बन या हाइड्रोकार्बन, और ईंधन को या कार्बन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और जब कार्बन को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो कार्बन कणों के रूप में बर्तन के ऊपर चिपक जाता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक हार्मोन पौधों में वृद्धि को या ग्रोथ को रोकता है? तो रोकने का कार्य जो है वो करता है हमेशा एसिड। एसिड हमेशा ही किसी भी चीज को वृद्धि को रोकने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यदि हम अपने पहले ऑप्शन की बात करते हैं साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन का काम है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करने का काम साइटोकाइनिन करता है। देखिए यदि हम साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन जैसा कि मैंने बताया सेल डिवीजन का काम करता है, और सेल डिवीजन के साथ साथ ये ग्रोथ को बढ़ावा देता है, तो विकास को बढ़ावा देता है ये, और प्रोटीन और आरएनए के निर्माण में भी ये सहायता करता है। और इस हार्मोन की खोज की थी मिलर ने इस हार्मोन की खोज की थी, और फलों और बीजों में सबसे अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या काम करता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन का काम है पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है, याद रखिएगा, पौधे की लंबाई में कौन सा हार्मोन वृद्धि करता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन करता है। और बीज के अंकुरण के साथ साथ फूलों के आने में भी यह हार्मोन काफी हेल्प करता है। इस तरह से एक हार्मोन और होता है फ्लोरिजिन्स। ठीक है, फ्लोरिजिन्स जो हार्मोन है ये पत्तियों में इसका निर्माण होता है, इसका संश्लेषण होता है, और ये फूलों के खिलने में मदद करता है। तो फूलों के खिलने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? फ्लोरिजिन्स जो हार्मोन है वो मदद करता है। देखिए अब चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पर, ऑक्सीजन हार्मोन। तो ऑक्सीजन हार्मोन की जो खोज की गई थी, तो ऑक्सीजन हार्मोन की खोज की थी 1880 में डार्विन ने इसकी खोज की थी। देखिए पौधे के तने में जिस ओर भी इस हार्मोन की वृद्धि हो जाती है, अधिकता हो जाती है, पौधा उसी ओर मुड़ना शुरू हो जाता है, और इसी हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की ओर मुड़ते। याद रखिएगा, पौधों के प्रकाश की ओर मुड़ने का कारण भी ऑक्सीजन हार्मोन ही है, और ये हार्मोन जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, क्योंकि जड़ें जो हैं प्रकाश से दूर जाती हैं, तो इसलिए उनकी वृद्धि को ये नियंत्रित करने का काम या कंट्रोल करने का काम करता है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एब्सिसिक एसिड। अब इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो एब्सिसिक एसिड को एबीए हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? एबीए हार्मोन से कहा जाता है, और रंध्रों या स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को यह हार्मोन कंट्रोल करता है। इसे वृद्धि रोधी हार्मोन या ग्रोथ इनहिबिटर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो वृद्धि रोधी या ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहा जाता है एब्सिसिक एसिड को, और पत्तियों का मुरझाना भी इसी हार्मोन के कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया, एसएससी में और रेलवे में ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया, एसएससी और रेलवे में ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, इसमें पूछता है कि जय संहिता का मूल नाम क्या है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी महाभारत जय संहिता का मूल नाम है। अब महाभारत किसने लिखी थी? तो महाभारत लिखी है हमारे वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा है, पिक्चर के माध्यम से महाभारत देख सकते हैं ये। इसी तरह से सेकंड हमारा ऑप्शन है भगवत गीता। अब यदि हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता जो है महाभारत का ही एक भाग है, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? तो चार्ल्स विल्किन ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रामायण। तो रामायण को किसने लिखा है? तो रामायण को लिखा है वाल्मीकि जी ने। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं वाल्मीकि जी और लव कुश हैं। तो रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है। देखिए कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिण में रामायण को किस नाम से लिखा गया है? तो दक्षिण में रामायण को राम अवतारम के नाम से लिखा गया है, और इसे लिखा है कंबन ने। इस तरह से एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो रामचरितमानस लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। देखिए अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पंचतंत्र। तो यदि पंचतंत्र की बात करते हैं तो पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र को लिखा है। तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा। रामायण लिखी गई है
वाल्मीकि के द्वारा भगवत गीता रामायण का पार्ट है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है और महाभारत को लिखा है वेद व्यास ने। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस आज मैंने डिस्कस किए हैं उनमें से कम एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएगा, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ये काम आ सके। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं नई वीडियो में। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।